नहीं लेनी। एससीजी डेवलपर होता है बच्चे, एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। थैंक यू। और एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर। डेवलपर होता है जो उस पूरी जगह को बनाता है। तो चाहे आप एक्सपोर्ट कर दो, चाहे एससीजी को दे दो, चाहे एससीजी डेवलपर को गुड्स और सर्विस दे दो, ये तीन केस में आपने जो भी अपने प्रोक्योरमेंट पे जीएसटी पे करा है वो आपको वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा, नहीं तो उसका आईटी से मिल जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। हम्म, अगर आपने ये नोट्स बनाया ना तो बस ऐसे ही, मतलब इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि बस ये ध्यान रखना कि एससीजी डेवलपर भी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे? आइए जी। एक बार जरा एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे आप? सर ये वही कंडीशन है ना जो आज हमने क्लास में करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार वही 16 के अंदर ही विद इलस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग वो दिखाना चाह रहा हूँ। पढ़ लिया? यस सर पढ़ लिया। ओके। इसके बाद हमने कंडीशंस देखी थी और वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आपको याद होगा वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपने देखा था। आप देखिए वो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है? हाँ वो इनवॉइसेस वाला ना कि बिल ऑफ हम्म। एंट्री। हाँ, क्योंकि नोट्स के सर अंदर मैं इसमें आपको। हाँ, बोलिए। सर इसमें ये जो फोर्थ वाला है ना बिल ऑफ एंट्री, ये मतलब कौन से डॉक्यूमेंट की बात बिल कर रहा ऑफ है, ये वही एंट्री ना, ना। ये होता है आपको अगर गुड्स छुड़वाने हैं ना, जैसे तुमने कुछ इंपोर्ट करा है चाइना से, तो वो इंडिया के पोर्ट तक आ हम्म। जाता है, पर उसको छुड़ाने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना दैट दोज गुड्स बिलोंग्स टू यू। तो वो कस्टम की वेबसाइट पे ये डॉक्यूमेंट जनरेट होता है बिल ऑफ एंट्री का। और जब मैं मतलब शिप से अपना माल उतारती हूँ तो तब मैं हाँ, ये वाला डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ तो वो ये वही जनरेट डॉक्यूमेंट होगा। आप दिखाओगे, ये डॉक्यूमेंट एक वो डॉक्यूमेंट है कि आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी। एक ये कस्टम वालों का डॉक्यूमेंट है, जैसे पेमेंट के चालान्स होते हैं और वो होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपने दिखा दिया तो आपके गुड्स छूट जाते हैं। फिर सर जैसे ई वे बिल था, हम्म। उसमें जब रेलवे पर देते थे हम, तो हम्म। पहले नहीं करना होता था हमें, वहां पर पहुंचने के बाद नहीं छोड़ता था वो जब तक वो ई वे बिल नहीं हम्म। मिलता था उसको। उसके तो से वैसे कोई ही ई लेना वे देना बिल को ही। नहीं, इसका कुछ नहीं है, तुम बस इतना समझो। तुमको गुड्स छुड़ाने हैं, तुम्हारे को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो बिल ऑफ एंट्री है, बस इससे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है सर। ये वाला पढ़ लिया बच्चों ने?
यस सर। ये वाली लाइन भी आपको याद आ रही होगी। फ्रॉड वाला वो जो मैंने समझाया था कि आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। ये फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट था कि हमारे जीएसटी या टू बी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस डेबिट नोट अपलोडेड बाय द सप्लायर थ्रू जीएसटीआर 1 और आईएफएफ शुड बी कम्युनिकेटेड इन जीएसटीआर 2 बी। ठीक है। उसके बाद ना आप ये सारी चीज जो पढ़ोगे ना, ये हल्का हल्का समझ आएगा, पूरा समझ क्यों नहीं आएगा, वैसे तो 90% समझ आ जाएगा। लेकिन ये क्यूआरएमपी के लिए तुम फेमिलियर नहीं होगे, तुम आईएफएफ नहीं पता तुम्हें क्या होता है। ठीक है, बस इस वजह से ग्लिच आएगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अभी के लिए होल्ड भी कर दोगे रीड करना बाय चांस, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, जब तुम्हारा हो जाएगा तब है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, इस टेबल को पढ़िए। क्यूआरएमपी तो आपने बताया था ना कि वो हाँ जो मैंने क्वार्टर थोड़ा, में करनी हाँ होती है। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, है ना। पर वो अभी, मतलब ऐसा वो नहीं है अभी, अभी जो हमने एक होस्ट मुझे बनाना है वो है, जैसे आप ये कह सकते हो, इसको पढ़ लीजिए। वो ये कह रहा है कि जो जो उन इनवॉइसेस का आईटीसी मिल जाएगा जो जीएसटी या 2 बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो क्या कह रहा है, आईटीसी ऑन इनवॉइस विच हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। अगर एक सप्लायर है वो जीएसटीआर 1 फर्निश कर देता है, या आईएफएफ, ये भी एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आप अपनी सेल बताते हैं। ठीक है, एंड 2 बी में रिफ्लेक्ट हो गया तो आईटीसी ले लीजिए, और अगर नहीं हुआ तो आईटीसी मत लीजिए। क्लियर है बच्चे? हाँ सर। ठीक है। ये वाला जो है ना ब्लॉक क्रेडिट, अगली क्लास होगी तो तुम्हारा ये रीड हो जाएगा। हालांकि ऐसे हो सकता है तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो, तुम्हें हल्का सा समझ आ जाए थ्योरेटिकली, कोई नुकसान नहीं है उसमें, पर मैंने जो रेलिवेंट पोर्शन कराया पहले मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं भी कोई नई चीज नहीं कराना चाहता। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अब आपने करनी है। प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक बार स्टार्ट करिएगा, बच्चों वाली इलस्ट्रेशन लगेगी आपको, स्क्रीन पर है, आंसर भी दिया हुआ। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। सर ये 6 लाख मिलेगी, सही तो है। समझ आ गया? हाँ क्या बोल रहे हैं ये, टोटल इनवॉइस विजय सेल ने कितने रिसीव करे थे? सर, 100 लेकिन ना सिर्फ 80 इनवॉइसेस के ही GSTR 1 भरे गए। और हम्म। वो 6 लाख अमाउंट का था, तो इसीलिए इसको जो आईटीसी होगा 3B में, वो भी तो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख का ही हो जाएगा, एग्जैक्टली। क्योंकि फर्दर आगे कोई बात करी नहीं उन्होंने। बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है बच्चों को ये वाला, सभी बच्चों को? यस सर। है ना, मतलब मैंने अगर बोलना हो तो मुझे बता देना, बट ये सारी चीज हमने आज ही करी है, और बस आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ बस मैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको ध्यान होगा हम लोगों ने बिल टू शिप टू करा, वो रिसिप्ट ऑफ गुड्स करा था। बिल टू शिप टू, बेटे अंदर के सारे एग्जांपल आपको समझ आते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं।
ठीक है, मैं लॉजिक दे चुका हूँ, ये सारी बातें समझ आ जाएंगी तुम्हें। ठीक है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो मुद्दा ये था कि क्या बी को आईटीसी मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। बट फिर भी आप एग्जाम्पल तो पढ़ ही सकते हैं, ये वाले एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हैं। पहला वाला ही पढ़ लेना, दूसरा वाला सेम ही होगा, हो जाएगा। सर ये बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल में, इस वाले एग्जांपल में, जो चंपक आईटीसी क्लेम करेगा वो बद्री जब जीएसटी वन भरेगा तब के टू बी में एग्जैक्टली, रिफ्लेक्ट होगा ना चंपक एग्जैक्टली, के। एग्जैक्टली, हाँ वो तो है ही। क्योंकि चंपक को भी तो आईटीसी तभी मिलेगा जब वो सारी कंडीशन पूरी होती है, जिसमें से एक कंडीशन है रिसीव्ड ऑफ गुड्स की, रिसिप्ट ऑफ गुड्स की, बस वो है। हो गया बच्चों का, या मैं बनाऊं? नहीं सर, हो गया। यस हो सर। गया ना बच्चों, है ना? ठीक है, अगले वाला हो जाएगा। अच्छा, अब आपको ध्यान है, मैंने आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का बताया था, याद है कि वो ट्रांसपोर्टर को दे देते हैं। हाँ हाँ, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी आ जाती है ना कि मैं आपको हाँ, ट्रांसपोर्ट करा दूंगा लेकिन उसका रिम्बर्स कर लेता हाँ, था। हाँ, अब आप इसको ध्यान से देखना, थोड़े बहुत हो सकता है नोट्स अपडेट करने की जरूरत पड़े आपको। वैसे तो ऐसा नहीं है, बस वो टेक्निकल वर्ड नहीं लिखवाया था मैंने आपको, मैं बताता हूँ क्या। वो क्या कह रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द ऑटोमोबाइल डीलर, याद है वो एक डीलर हमने रखा था, और वो कार मैन्युफैक्चरर, उसको क्या बोला जाता है बच्चे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो आप अगर परफेक्ट। चाहें तो आप अभी साथ साथ बना सकते हैं छोटा सा, कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर किसके साथ, किसको सप्लाई करता है बच्चे, डीलर को। फिर मैंने आपको बताया था कि ये गुड्स सीधे नहीं जाते, ये गुड्स कैसे जाते हैं, ट्रांसपोर्टर के पास जाते हैं, और फिर ट्रांसपोर्टर किसको देता है जी, डीलर को देता है। तो अब इसको आप रीड करेंगे, जो कि मैं ही साथ में कराता हूँ आपको रीड, तो हम ये पाएंगे कि OEM is generally an X work contract, and as per the terms of the contract, as per the terms of the contract, the property in the goods, मतलब उस वो मालिक passes to the dealer at the factory gate of OEM, यानी कि इसके गेट पे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। when the goods are handed over to the transporter at the instance of the dealer, यानी कि on the direction of the dealer, and delivery on the part of the OEM is complete at his factory gate। क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब मेरी सेल यहीं हो गई बच्चे, सेल कंप्लीट, कह सकता हूं बच्चे? यस सर। यस ठीक है, सर। अब आगे क्या कह रहे हैं, द ट्रांसपोर्ट में भी अरेंज बाय OEM, ऐसा भी हो सकता है वो अरेंज मैंने कराया वो ट्रांसपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ डीलर, एंड वेयर इंश्योरेंस इज अरेंज। तो ऐसा नहीं है कि फोन किसने करा, वो नहीं है, इट मे ऑल्सो बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर। ठीक है, एनी क्लेम इन केस ऑफ लॉस, अगर किसी को लॉस हो गया तो वो लॉस किसका है बच्चे, डीलर का है ना सर, डीलर, ऑटोमोबाइल डीलर का सर। एग्जैक्टली, क्योंकि मालिकाना हक तो ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, अब सवाल ये है, द इशू विच अराउज फॉर द कंसिडरेशन इज वेदर आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय डीलर आफ्टर द व्हीकल आर फिजिकली रिसीव्ड बाय ऑटोमोबाइल डीलर at his business premise, or ITC can be availed on the date when vehicles are built to him and handed over to the transporter by OEM at factory gate, यानी कि जब हैंड ओवर करा तब होगा, या when it is physically received by dealer, क्या कहते हो? सर बिल्ड टू हिम, बिल्ड टू हिम। when it exactly built to him, ज्यादा और better word, built to him and handed over to the transporter, हैंडलिंग ऑफ द सेम टू द ट्रांसपोर्टर। मुझे बताइए, क्या आपको क्लियर है बात?
Yes, sir. ठीक है, इफ यू वांट टू सर रीड। लेकिन हाँ, अगर मान लो मैंने बिल जनरेट किया 21 को, ठीक है, और 22 तारीख को दोनों गुड कंडीशन ट्रांसपोर्टर होनी के चाहिए। पास दोनों गए। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, पर इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की आपको चिंता की बात नहीं करनी। आपको मोटा मोटी ट्रांसपोर्टर को जब दे दिया, आपने डीम्ड रिसिप्ट मान लिया, इतना ही बात आई। ठीक है। नहीं तो कॉम्बिनेशन तो बन जाएंगे, हैंड ओवर कर दिया, मालिकाना हक नहीं है, वो तो झमेला आ जाएगा काफी। ठीक है बच्चे। और यस सर। ये पढ़ना एक बार। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है एक। द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर गुड्स। लो जी लो। ऑटोमोबाइल से बात स्टार्ट हुई थी। With a contract between the supplier and recipient is X work contract, as per the terms, the goods are delivered to the supplier, are delivered by the supplier to the recipient, including on behalf of recipient at a place, and the property in goods stand transferred at the time of such handing over। वो कह रहे हैं अब इसके अलावा अगर और कोई गुड्स भी होते, और अगर आप उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे वहीं गेट पे दे दोगे, तो ये मान लिया जाएगा। Said goods can be construed to have been received by the recipient at the time handing over the said good to the recipient or the transporter, as the case may be। मुझे बताइए, समझ आया पहले आपको? बोलिए ना। हाँ Yes, सर। sir. ये तो बच्चों वाली लाइन है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये जो मैंने अंडरलाइन करा, इसका मतलब समझाना। सर इसका मतलब कह रहा है कि ना, अगर उसने जो गुड्स का इस्तेमाल डाइवर्ट कर दिया, नॉन बिजनेस पर्पज हो गया, एग्जैक्टली। किसी भी चीज पर, चाहे उसको फिजिकली मिले हो ना मिले हो, तो फिर आईटीसी वो क्लेम नहीं कर पाएगा उस गुड्स एग्जैक्टली, पे। और ये तो आपको पता ही है ना। क्लियर है ना? ये तो एक मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, हाँ आगे देखिए। हल्का सा पढ़ना है। मतलब अगर गुड्स जैसे डिस्ट्रॉय हो गए रास्ते में, ये तो कह रहे हैं आफ्टर रिसीविंग रिसीविंग को, अब मैं ट्रांसपोर्टर को रिसीव हुआ कि क्या हुआ, तो आप एक बात बताओ, अगर रास्ते में भी डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, इधर में, तो आप मुझे बता लीजिए कि ये क्या मान लिया जाएगा। ये है द रजिस्टर्ड पर्सन वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी। कहिए, क्लियर है बच्चे? बोलिए ना। सर लेकिन हाँ ठीक भी है वैसे तो। है ना? हम्म। इसके बाद हमने, आपको याद होगा, सेक्शन 38 की बातें करी थी। 38 में पार्ट ए होता है आईटीसी अवेलेबल, पार्ट हाँ बी आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। किन किन केसेस में और कौन सा सेक्शन लग जाता है जी? सेक्शन 38 बताता है आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड इन केस वेयर द डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि मैं आपको आईटीसी नहीं दूंगा अगर ये जो आउटवर्ड सप्लाई जिसने बेचा है वो स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये रही लिस्ट वो स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन की। ध्यान से पढ़िएगा, ये भी आई मीन इंपॉर्टेंट आ जाता है, थ्योरेटिकली आ जाता है इससे। याद करने की बात है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाने का।
पढ़ लिया बच्चे? यस सर। यस ओके। सर। ओके, जस्ट टू टेल यू, मतलब ये भी अभी हम लोग करेंगे डिटेल में। 86 भी वो था कि 99% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी को कैश में दे दो। इससे ज्यादा ये कुछ लिख रहा है 50 लाख, छोड़ दो। गहरी बात करूंगा, आधा घंटा बात करूंगा 86 बी के ऊपर। आइए अगला देखते हैं। याद है आपको, ये जो टैक्स है शुड एक्चुअली बी पेड टू द गवर्नमेंट। हाँ, उसने मतलब गवर्नमेंट को दे चुका होता है। हाँ, क्लेम ले चुका था, रिवर्स कर देते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने कहानी बना रखी है आपकी। ठीक है, पहले तो इसको पढ़ लो एक बार। द supplier should have actually paid the tax for which ITC is been taken। कैश में पे कर दो, नहीं तो भाई अगर तुम्हारे पास आईटीसी पड़ा तो आईटीसी भिड़वा दोगे, तो भी तो उसको पेमेंट ही मानूंगा ना मैं, सप्लायर अगर पे कर देगा तो। यस सर। ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि जिस भी बंदे को आईटीसी मिला है, इट इज प्रोविजनल बेसिस, इट इज ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ना। हम्म। हाँ जी। क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ आप क्या कर रहा हूँ। पूरा पढ़ लेना। और सर यहाँ पर मैं इंटरेस्ट भी लग जाएगा ना? हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, पढ़ लिया। यस यस सर। सर। समझ आ रहा है ना बच्चों? सर समझ तो आपने क्लास में ही बता दिया था। हाँ। ठीक है, रीअवेलमेंट क्या था? अगर वो बाद में पेमेंट कर दे तो उसको फिर से मिल जाता है ना उस एग्जैक्टली, पे। एग्जैक्टली। तो आप अब ये वाला एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल पूरा आराम से पढ़िए। बस होने ही वाला है, बस फिर मेरे को जो है बस एक दो पॉइंट कोई नए आ जाएंगे तो आ जाएंगे, अपने क्लास में ही कवर फटाफट कर लिया था वो। सर आपने तो कहा था क्वेश्चन लगाने हैं आपको। ऐसे ही, मतलब ये केस सिनारियोस टाइप कि आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, कैसे लैंग्वेज लिख रहे हैं, इस तरीके से। ओके सर।
सर ये लास्ट वाली लाइन में इन्होंने झमकू को क्यों दे रखा है? चमकू को था ना। रीअवेल अगर रिवर्स चमकू ने करा, ठीक है, अपना आईटी से उसने पहले से क्लेम कर लिया था, तो जब झमकू पे कर देगा तो रीअवेल तो फिर से चमकू ही करेगा ना, हाँ, या तो वो तो गलत। लैंग्वेज का भाई वो लग रहा है, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये तो सप्लायर है ना जमकू तो। हाँ, एक तो नाम जमकू। इनके। हाँ। और चमकू। हाँ हाँ, ये तो वही आ जाएगा ना, चमकू होगा ना। हम्म। ठीक है ना। क्लियर है। समझ आ गया सब बच्चों को। यस सर। ओके। फिर बेटे वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाली कंडीशन थी। ठीक है कि आप रेसिपिएंट है तो GSTR 3 भी तो भर ही देंगे आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ क्या देखा था, मतलब ये ना कंडीशन ही थी, फर्स्ट प्रोवाइजो है, इतना तुम याद नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक सिनेरियो समझ सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है, ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये वाला केस पढ़िए एक बार आप। मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, 15 अगस्त है ना, तो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। उड़ा रहा हूँ पतंग। पतंग उड़ा रहा हूँ। एरोप्लेन उड़ाना है। ठीक है। लास्ट लॉट कब आ रहा है जी। नवंबर में। लेकिन सर नवंबर। ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये ठीक है। क्या कह रहा है? ठीक है, देखते हैं। देखो, XYZ enters into a contract with ABC for supply of 10 metric tons of chemical for 1,18,000, तो 1 लाख के गुड्स और 18,000। ठीक है। जीएसटी enters पे। into a contract in the month of August। ठीक है साहब। The chemical हाँ। is to be delivered in lot over a period of 3 months। ठीक है, तो 3 महीने तक होगा। ABC raises the invoice for the entire amount in अगस्त। अगस्त। तो ABC सप्लायर है, उसने तो मतलब पूरा का पूरा डाल दिया। ठीक है। एंड XYZ ऑल्सो मेक्स द पेमेंट इन द सेम मंथ, लेकिन सप्लाई कंप्लीट कब हो रही है। नवंबर में। नवंबर, इसलिए हो रही होगी वो, और बेटर लिख सकते थे कि लास्ट लॉट आ रहा है। ठीक है। तो दो XYZ पेड द होल अमाउंट as early as August, it can take the ITC of the same only on receipt of last lot of chemical in the month of November। थोड़ा बेटर लिख सकते थे, बोल देते भाई ट्रक में आ रहा है, 6 ट्रक है, छठा ट्रक नवंबर में आ रहा है, तो नवंबर में बुक होगा सारा का सारा। क्लियर है सर जी। इसमें वो जो है ऑटोमोबाइल वाला केस, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए ही है मतलब? हाँ जी। हाँ, और हर मतलब वो अनलेस उन्हें बहुत स्पेसिफिक आएगा, वो अमेंडमेंट है। ठीक है। तो उसमें लिखा तो होगा कि ट्रांसपोर्टर है, एक्स फैक्ट्री कॉस्ट पर है, वो बहुत उसी पैटर्न पे लिखा हुआ आएगा। और वैसे नॉर्मल लोगों के लिए थी नॉर्मल लास्ट में लॉट आप जब जब आपका। रिसीव करा लास्ट लॉट तभी है नॉर्मल वाले में। ठीक है। ठीक है। फिर आपको याद है बच्चे, हमने वो देखा था, पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 180 डेज। Yes, यस sir. सर। ठीक है, इसका कोई केस दिया हुआ है। हम्म। पॉइंट नंबर 5 पढ़ना सीधा ही अगर पढ़ोगे, हालांकि ऊपर वाला कुछ पढ़ाऊंगा। छोटा सा डक, मुझे नहीं पता, इधर ही तो थी अभी आप खेल रहे थे। अभी देखता हूँ, क्लास ओवर हो जाएगी फिर देखूंगा। ठीक है।
समझ आ रहा है वो लैंग्वेज में? नो सर, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, देखना। देखो, एक ना क्वालिटी डिस्प्यूट है, क्यों है हमें क्या पता भाई, पहली लाइन में क्वालिटी डिस्प्यूट कह रहे हैं। एक ये PZP लिमिटेड विदहेल्ड द पेमेंट ऑन अ मशीन सप्लाइड बाय वेंडर। तो एक है वेंडर, और वेंडर ने इसको क्या, किसको सप्लाई करा है? PZP लिमिटेड को। ठीक है, और PZP लिमिटेड ने इसको जो पेमेंट करनी है ना, वो उसने विदहेल्ड कर दी है, क्योंकि क्वालिटी रोक दी। डिस्प्यूट है। PZP लिमिटेड विदहेल्ड कर दी पेमेंट टिल इट कुड बी रेक्टिफाइड। उसने बोला मैं तब तक पेमेंट नहीं करूंगा जब तक ये सही नहीं हो जाता। और मोर देन 180 days वेंट बाय इन द डिस्प्यूट। अब मुझे बताइए, मुझे 180 days वैसे कहाँ से काउंट करने होते थे? डेट ऑफ इनवॉइस से। इनवॉइस से। द क्रेडिट टेकन बाय PZP, देखो भाई अब इनवॉइस रेट हो गया, रेज हो चुका होगा, तो कह सकता हूँ ITC तो ये ले चुका है, हाँ। यस सर। needs to be paid or reversed along with the interest in GST या 3B furnished for a month after completion of 180 days। जैसे ही 180 डेज कंप्लीट हुए, उसके बाद अब जो भी तुम्हारी रिटर्न जारी है 3B के अंदर, उसमें अपना रिवर्स कर दो। ओनली आफ्टर द वेंडर रेक्टिफाइड द मशीन एंड PZB रिलीज द पेमेंट, PZB कैन अगेन टेक द क्रेडिट। भाई अभी 180 डेज अगर हो जाएंगे तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और जब आप दोबारा से पे कर दोगे तो आप ITC ले सकते हैं। अभी ठीक है, ओके सर। क्लियर है ना? यस यस सर। सर। और अब आप एक बार इसको रीड भी कर लो अगर थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि ये रीड करना इंपॉर्टेंट है। हालांकि मतलब ऐसे ना प्रोविजंस लिखने नहीं आते, लेकिन छोटी छोटी बातें क्या है, 180 डेज देखा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से। क्या हुआ? और आपको जो पे करना है, ITC अवेल्ड प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट। एक बार पढ़ लो इसको मतलब सही से, मैं कीवर्ड को बस वो कर देता हूँ। द रजिस्टर्ड पेमेंट मस्ट पे द वैल्यू ऑफ द गुड्स अलोंग विद द टैक्स। तो आप समझिए कि आपको 180 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस क्या आपको पे करना होता है? वैल्यू अलोंग विद टैक्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स अलोंग विद द टैक्स, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर नहीं हुआ तो रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करना पड़ता है। हाँ, अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना बड़ा झमेले का काम होता है, इसके ऊपर ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, पर जब मैं आपको एक बार इंटरेस्ट कुछ सिखाऊंगा तो आप समझोगे कि हाँ भाई ये तो बड़ा मतलब वो वाला। मुझे बताइए, समझ आ गया पैराग्राफ? हाँ। ठीक है, आपको यस एक सर। की। हाँ ठीक है, अब एक चीज समझो, कुछ केसेस में द कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू प्लस इंटरेस्ट विद इन 180 डज नॉट अप्लाई। ये हमने क्लास में नहीं करा था। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे इनवॉइस से 180 दिन में पेमेंट करनी है, पर कुछ केसेस में नहीं करनी। कौन से केस में? अभी नहीं, अभी हुई। इन केस ऑफ सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन RCM। क्या ये वाली कंडीशन RCM वाले बेसिस पे लगती है? नहीं लगती। यानी कि सपोज करो मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट है। ठीक है, और सारा का सारा कंप्लायंस किस पर है? रेसिपिएंट पे। तो कहने से ये RCM है, RCM है। तो क्या RCM में मुझे देखना है कि क्या तुमने मुझे 180 डेज में पेमेंट करी या नहीं करी? आंसर इज नो, मुझे नहीं देखना। अब आप बोलोगे सर ये तो मतलब फिर तो तुम्हें ITC मिल जाएगा, बट आप भूलिएगा नहीं, आपको, आप रेसिपिएंट हो, आपको ITC तभी मिलेगा जब तुम प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखाओगे। और बस प्रूफ ऑफ पेमेंट किस चीज की दिखानी पड़ेगी तुम्हें? अपने टैक्स की। समझ आया आपको? रिलेट हुआ? यस सर। यस सर। है ना? तो बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, सप्लायर ने रेसिपिएंट को कुछ सप्लाई करा, क्या यहाँ पर ये जो, अगर मैं बोलूं, और ये सप्लाई कौन सी है? इफ आई से ऑन RCM बेसिस। पहली बात, क्या 180 डेज वाली कंडीशन है? नहीं है। लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि ITC तभी मिलेगा जब आप किस चीज का प्रूफ पेमेंट कर दोगे? पेमेंट ऑफ GST ऑन RCM। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके। दूसरा होता है, आपने ये पढ़ा नहीं हुआ है,
डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, बच्चे कई सेल होती है जिसमें कंसिडरेशन ही निल होती है। आप सिर्फ इतना समझो कि अगर कंसिडरेशन ही निल है, प्राइस निल है, तो क्या उसमें ये हो सकता है दैट आई हैव टू पे विद इन 80 days फ्रॉम द डेट ऑफ, जब उसका प्राइस ही निल है तो मैं 180 days में पे क्या करूंगा उसको। अब ये कहाँ होता है वो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको लॉजिक समझ आ रहा है? बताइए। यस सर। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, इफ प्राइस इज निल, तो वो बात ही नहीं है ना, निल प्राइस को 180 days में पे कर दो, नहीं पे करा तो रिवर्स कर देंगे। ठीक है। जब है ही नहीं तो पे Yes. पे क्या एग्जैक्टली करेंगे? एग्जैक्टली, और ये कौन से केसेस में होगा ये हम एक चैप्टर करेंगे सप्लाई का, वहां हम सीख लेंगे। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज, एडिशन इज मेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर लाइबिलिटी, मैं सप्लायर हूँ, इन रिलेशन सब सप्लाई बीइंग इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। भाई याद करो भाई, अगर तुम्हें याद आ गया तो तुम्हें मजा आएगा। अरे भाई सेक्शन 15, अरे भाई वैल्यू, अरे भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये पॉइंट आता था, सप्लायर की लाइबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लाई, अगर रेसिपिएंट थर्ड पर्सन को पे कर दे तो वो वैल्यू में Yes, जुड़ जाता है। sir. याद है वो वैल्यू में जुड़ जाता था। Yes, sir. Yes, sir. तो याद आ गया। वो वाला आपको 180 days में नहीं देखना। मान लो मेरी दुकान के साथ वाले को आपने पे करना है, मेरी ऑब्लिगेशन है, आप हाँ। पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर 180 days का नहीं है वो वाली चीज की। मेरे को भी पे करना है और उसको भी 180 days में आपने पे करना है, उस बंदे को जो आप दे रहे हो 180 days का कंडीशन उसमें नहीं है। कहिए साहब जी, क्या आपको समझ आया? Yes, sir. हाँ ये वाले ना पॉइंट बच्चे नोट्स में लिखे नहीं हुए थे, तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पूरा ये जो सर, ये मैंने, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला एक बार ना दोबारा से बता देते, देखो, कुछ ढंग हाँ से नहीं मैं पड़ा। बताता हूँ, होने वाली है बस। ठीक है, मैंने आपको एसी बेचा 50,000 का, मैंने हाँ बिल बना दिया 50,000 का, जीएसटी वीएसटी हो गया, आपने मुझे ठीक। पैसे देने हैं तो आपको विद इन 180 days देने होते हैं, है ना? अगर आप नहीं दोगे हाँ। तो रिवर्स हो जाएगा आईटीसी आपने जो बुक करा हुआ है। हम्म। अब मैंने क्या करा था कि मैंने ना बोला था कि बिलिंग में 25 की कर रहा हूँ, 25 आप जिससे मैंने खरीदा था ना उसको पे कर देना। तो बेसिकली आप मुझे 25 दे रहे हो और मेरे बिहाफ पे थर्ड पर्सन को 25 दे रहे हो। हाँ तो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखा था कि जो आप मुझे देते हो वो भी वैल्यू में ऐड होता है, और जो आप मेरे बिहाफ पे थर्ड पर्सन को दोगे वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होता है। हाँ हाँ, जो मैं कहता हूँ किसी और को दीजिए तो वो भी आ एग्जैक्टली जाएगा। तो वो जो 180 days वाला कंडीशन हमने इधर पढ़ा था, दैट यू हैव टू पे विद इन 180 days, वो सिर्फ इस 25,000 पे पड़ रहा है जो आप मुझे दे रहे हो। जो आप मेरे कहने पे थर्ड पर्सन पे दे रहे हो उस पे वो 180 days का कंडीशन नहीं पड़ रहा। सर लेकिन मान लो ना मुझे आपको 25,000 देने थे, ठीक है, तो वो 180 डेज में देने थे। हम्म। आपने कहा कि वो मुझे मत दो, वो नहीं सी नहीं, नाम वो का एक मुझे मत पर्सन दो है ऐसा नहीं उसको। कह रहा मैं, एक बार समझना। ए जो है उसने दो पेमेंट करनी है, सप्लाई एक है। ठीक है, चलो मैं ऐसे कर हम्म। देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। ए ने बी को सप्लाई करनी है। सप्लाई किया 100 रुपए का, ठीक है। बी इसको दे रहा है 50 रुपए, हाँ। और बी सी को दे रहा है 50 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ ए। ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो ठीक ये है। वाली पेमेंट तो 180 days की, भाई तेरे को 180 days में पे करना है नहीं तो रिवर्स कर देंगे। जो तुम डायरेक्टली सप्लायर को दे रहे हो उस पे तो लगता है ये, लेकिन तुम सी को 180 days में दो उस पे ये वाली कंडीशन नहीं लगती। यानी कि देखो, सप्लाई की वैल्यू तो 100 है, इधर जा रही है और इधर जा रही है, इस वाले पे 180 days की कंडीशन है, इस वाले पे 180 days की कंडीशन नहीं है। नहीं है। कहीं ठीक है, अब मैं क्लियर समझ है? गई। हम्म। यस सर। ठीक है जी। ओके, अभी खत्म होने वाली, बस 2 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को जाना है, बच्चे मान नहीं रहे। ठीक है, ये वाला याद है आपको? कम से कम वहां से झूठ मत बोलो सर। हम्म। क्या करूं बताओ, क्लास ओवर कर दूं, आप बताओ। नहीं नहीं। देखा, डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड, ये वाला तो हमने देख लिया था, हाँ, एग्जाम्पल ही बढ़िया बन गया था। कि या तो इनकम ठीक है टैक्स जी, पे आईटीसी ले लो या तो वहां ले लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। टाइम लिमिट याद है आपको? हाँ कि 30th पहले नवंबर और Yes, डेट sir. ऑफ फाइलिंग।
फाइलिंग रेलिवेंटली एनुअल रिटर्न। एक बार जरा इसको रीड करिए, कुछ नहीं निकलेगा वैसे तो, पर ध्यान रखिएगा ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ था, डेट ऑफ फाइलिंग लिखा हुआ हाँ, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है, और उसके दो एक्सेप्शन है, वो वाले केस जहाँ पर पे नहीं करता है वो। है। एग्जैक्टली exactly. और वो एक्सेप्शन पर आ रहा हूँ मैं। पहले एक्सेप्शन ये वाली पढ़ लो। हाँ, वो रीअवेल कितने पीरियड में कर हम्म। सकता है। ठीक है जी। अब मुझे बस ये सोचना है कि क्या मेरे को आपको ये वाला पॉइंट कराना है और ये वाला कराना है, या अगली क्लास में बस होगा, बस फिर तो आप देख रहे हैं सेक्शन 17 आ जाएगा। हम्म, सर आपको बुला रहा है कोई पीछे से। नहीं नहीं, बस बस खत्म है, 1 मिनट के लिए बस मैं देख रहा हूँ कि क्या ये वाला पॉइंट तुम्हें अभी कराना है या बस हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो नहीं, डेबिट नोट। यार एक चीज यार, डेबिट नोट के ऊपर आनी थी यार, आई नहीं वो। 1 मिनट रुकना। कौन सी की, वो बाद में जब इशू करते थे, अच्छा वही नहीं तो मतलब ना, जीसी वाली। एक मैं पहले पर एक चीज ऐसी बोल देता हूँ। ओह, देखो बच्चे, अरे हाँ ये रहा ना, एक बार इसको पढ़ना, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल बनाऊंगा। बस ये वाला कर लेंगे, इसके बाद वो 2 पॉइंट अब बाद में देखेंगे, अब दिमाग नहीं चल रहा। और ये वाली एक चीज करते हैं बस, खत्म ही है बस फिर। देखो, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, ठीक है? अभी देखना, साल कौन सा है, 24-25, और ये है 25-26। ठीक है, मैंने ना एक इनवॉइस रेस करा था 1 फरवरी 25 को, एक इनवॉइस रेस हुआ था। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस, आई एम सॉरी, मेरे पास ये इनवॉइस मैंने रिसीव करा था, ठीक है? हाँ, मेरे पास ये इनवॉइस रिसीव हुआ था, बहुत अच्छी बात है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट आईटीसी कब तक बुक कर सकता हूं मैं? जैसे मान लो मैंने कुछ परचेज करा था 100 रुपए का और 10 रुपए का जीएसटी है, तो मैं आईटीसी कैन बी बुक्ड, कहने से अप टू 30 नवंबर, और और डेट ऑफ फाइलिंग। डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बच्चे, यही था। हाँ हाँ। अब हुआ क्या कि मैंने ना 100 रुपए का, मेरे को जिस भी बंदे ने बेचा था, सप्लायर ने 100 का बेचा, पर उसने ना, उसको पता लगा अरे सर मैंने तो कम की बिलिंग कर दी। ठीक है, तो वो मुझे क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। डेबिट नोट। अभी समझो, डेबिट नोट ना हमेशा इनवॉइस के रिश्ते में ही होता है, डेबिट नोट इंडिपेंडेंट नहीं होता। डेबिट नोट क्या होता है कि सर आपको याद है, आपको 1 फरवरी को इनवॉइस इशू करा था, वो कम का हो गया था, तो डेबिट नोट कब इशू करा मालूम है? डेबिट नोट इशू करा बच्चे मुझे 10 अप्रैल को। ठीक है, कितने का डेबिट नोट इशू हुआ मैं आपको बताता हूँ, 50 रुपए का प्लस 5 रुपए जीएसटी। अब सवाल ये है, क्या इस डेबिट नोट के बेसिस पे भी आईटीसी बुक करा जाता है, नहीं करा जाता? करा जाता है। करा जाता करा है। जाता है सर। एग्जैक्टली exactly. तो सवाल ये है, आईटीसी कैन बी बुक्ड अप टू, अब मैं सर वो ये बोल, फिर जो हाँ पीरियड कैलकुलेट करेंगे ना ड्यू डेट का रिटर्न का, वो डेबिट नोट के डेट से हो जाएगा ना। बस खत्म होने वाला है ना। वो क्या होगा बच्चे, मेरा बस एक लाइन बोलूंगा आपको समझ आ जाएगा, इंडिपेंडेंट है डेबिट नोट को। इनवॉइस की जरूरत नहीं कि अरे इनवॉइस की लास्ट डेट ये है तो डेबिट नोट भी ये है, यानी कि अप टू 30/11, साल लिखना जरूरी है, 30/11/26 बोल रहा हूं मैं। ऊपर वाला क्या था, 30/11/26 या 30/11/25? 25। हाँ, कहने का मतलब ये, एक टाइम था जब डेबिट नोट और इनवॉइस का आईटीसी बुक करने की लास्ट डेट सेम होती थी, क्योंकि ये डेबिट नोट जिस इनवॉइस को रिलेट करता है उस हिसाब से होता था। आज के टाइम पे नहीं है, आईटीसी कैन बी बुक्ड अप टू 30/11, और ड्यू डेट, आई एम सॉरी, बस खत्म हो गया रुद्र, ठीक है खत्म। ठीक है, और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली।
इसका हाँ ठीक है। मतलब इसका मतलब ले दे के बात यह है, इनवॉइस की टेंशन इनवॉइस पे रहने दो, डेबिट नोट की टेंशन डेबिट नोट पे रहने दो, क्यों फालतू का मिंगल अप कर रहे हो इस चीज को। यही बात लिखी हुई है। ठीक है। बताइए क्लियर है? यस सर। अगर इधर तक क्लियर है तो छा गए बेटे आप। सेक्शन 16 आपका ऑलमोस्ट खत्म है, 2 मिनट का रह गया है, वो बाद में देख लेंगे। और वैसे आप नहीं तो पूरा का पूरा पढ़ सकते। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। ओके, Yes. तो इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। बाय 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 बाय। कल मिलते हैं बच्चों। बाय 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 बाय।